तो आज की क्लास विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैट्स और उसके पहले लेट्स सी पहले हिस्ट्री वगैरह या फिर इससे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हमारे पास चार तरह के फोर्स हैं इन नेचर, नेमली स्ट्रॉन्ग, देन कम्स ईएम, देन देयर आर वीक फोर्सेस एंड देयर आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इन फोर्सेस की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ फोर्सेस हमने नाम सुने हुए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस, मास से m1 m2। अगर ईएम फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस हो सकता है या फिर करंट्स हो सकता है। वीक फोर्सेस जो होते हैं हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं, रेडियो एक्टिव डिके जिसका एग्जांपल है बीटा डिके एंड ऑल, इन सबको वीक फोर्सेस मीडिएट करते हैं। इसके अलावा फिजन इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लीजिए जो फिजन होता है इन सन, इसको भी वीक फोर्सेस से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्टली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होता है ये न्यूक्लियर के अंदर होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे जैसे एक न्यूक्लियन के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे जेट प्रोटॉन्स हैं, तो ये प्रोटॉन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो फिलहाल के लिए नोट करने के लिए आप लिख लीजिए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं इसके साथ जो अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, अंदर इसका अगर इसमें जो अंदर ये न्यूट्रॉन्स हैं ये इनको प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखते हैं, जिससे हम हमारा एक न्यूक्लियस पूरा का पूरा बन पाता है। इन इन जो प्रोटॉन्स को द बाइंडिंग फोर्स इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकता है वो अगर पूछा जाता है तो इनके मीडिएटर्स होते हैं। हर जो फोर्स है, हर जो जिस भी प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है उसको मीडिएटर्स होते हैं, क्योंकि हर फोर्स हर एक्शन में कुछ कंजर्वेशन के लॉज एक्टिव होते हैं और उन कंजर्वेटिव लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए इसके लिए इन सबके मीडिएटर्स हैं। इनके आप नाम लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मीडिएटर होता है ग्रेविटॉन्स। देन वीक फोर्सेस का जो मीडिएटर होता है दे आर डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दिस इज वेल नोन, ये आपने नाम सुना भी होगा, फोटॉन्स। एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मीडिएटर होता है आपका ग्लूऑन्स। ये केवल मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। फोटोन के बारे में मैं आपको, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में आगे बात कर रहे होंगे, तो मैं फोटॉन्स के बारे में एक आपको बात बताता हूँ। तो फोटॉन्स आर नथिंग बट, जो हमारी लाइट है, जो भी लाइट हमारी आ रही है, दैट लाइट जो हमें कंटिन्यूस दिखती है पर इट इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड। और जो ये क्वांटाइज्ड है इसको हम पढ़ेंगे आगे, दिस इज डिस्क्रिटाइज्ड। और इस डिस्क्रीट एक क्वांटम ऑफ एनर्जी कहिए, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसको हम फोटोन कहते हैं। इसका डिस्कवरी वाज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया था उसको इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फोटॉन्स, कि एक फोटोन आएगा जिसमें एच न्यू एनर्जी होगी। ज्यादातर टर्म्स आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे उसमें एक एच न्यू एनर्जी होगी, दिस एच न्यू एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये एक बेसिक हुआ। और इसके इन फोर्सेस के बाद हम चलते हैं आगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आप कह सकते हैं कि दे आर ओवरवेलमिंगली, और अगर उसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर मोस्टली डोमिनेंट इन नेचर। मोस्ट फोर्सेस जो भी हम देखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं दे आर द वीकेस्ट वन। इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, जहाँ पे वो एक फोर्स, अभी हम आगे इसको सॉल्व भी करेंगे, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉमा फोर्स एक इलेक्ट्रो फोर्स को कैलकुलेट करके पूछवाता है। आगे चलते हैं। एक और चीज, क्यों इस मॉड्यूल का नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रखा है, बाय ईएमटी इज रिटन। एक समय था पहले, इट वाज अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस दे टू आर, ये दोनों सेपरेट डोमेन्स होते हैं। पर ये भी आप याद रख सकते हैं, जो अगली चीज हम लिख रहे हैं इसको भी एज अ नोट आप लिख सकते हैं,
कि जो ऑरेस्टेड का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट अराउंड 1820, इसमें इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक जो करंट्स हैं दे कैन आल्सो डिफ्लेक्ट एक मैग्नेटिक नीडल की। अगर करंट कैरिंग वायर आई है और अगर यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं तो दिस करंट कैन इफेक्ट, दिस वाज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें पता चला था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इसके फर्दर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, जैसे ऑरेस्टेड के बाद देयर वर एम्पियर, जिनके नाम पे हम करंट की यूनिट पढ़ते हैं, एम्पियर। इनका दे ही पोस्टुलेटेड कि जो मैग्नेटिक फिनोमेनन है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आप देखते हैं, ये बट नथिंग बट इसका जो कारण होता है इट इज ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। हम धीरे धीरे बैकग्राउंड बना रहे हैं, जैसे हमारा चार्जेस आ चुका है। और उसके बाद इन इन इसके अलावा फेराडेज एक्सपेरिमेंट है, आप जानते हैं फेराडेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फेराडेज आगे अगर थोड़ा बहुत आपने देखा होगा तो कि मूविंग कोई भी अगर मैग्नेट एक मूव करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप छोटा सा बनाना चाहें तो दिस इज नॉर्थ साउथ, एंड इफ इट इज मूविंग लेट्स से थ्रू अ कॉइल, तो जैसे ये कॉइल के थ्रू मूव करेगा तो इसमें करंट डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, किसी भी तरफ जा सकता है, करंट विल फॉलो। दिस वाज फेराडेज एक्सपेरिमेंट। फेराडेज एक्सपेरिमेंट, तो इन सबको मिला के हम कहा जा सकता है कि केवल इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैट्स पढ़ने से बेटर है वी विल से कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसका जो बेसिक है इट विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और उसके बाद वी कैन स्टार्ट अवर व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड यू कैन बी मोर फेमिलियर। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन इज फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी क्या कहता है? फील्ड थ्योरी कहता है कि अगर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है या फिर कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, प्लीज इसको आप नाम लिख लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर कोई करंट कैरिंग वायर, या फिर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, दिस क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके चारों तरफ देर इज अ फील्ड। जैसे ये चार्ज क्यू है तो इसके चारों तरफ देर इज अ फील्ड। सिंबॉलिकली आप डॉट्स बना सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड आगे। तो सिंबॉलिकली यू कैन से दैट इसके अराउंड भी फील्ड है और इसके अराउंड भी एक फील्ड है। तो इसके अराउंड जो फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इसके अराउंड जो फील्ड है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। एंड ड्यू टू दिस फील्ड जो अदर चार्जेस या फिर अदर मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, जैसे कोई चार्ज क्यू प्राइम रखा हुआ है या फिर एक एम प्राइम यहाँ रखा हुआ है, तो these two will get affected due to the presence of its field और vice versa भी true है। every charge will create its own field, ठीक है। और प्लस वन मोर थिंग, ओके, इसके बाद वी कैन स्टार्ट अवर फर्स्ट मेजर टॉपिक, जिसको आप हेडिंग की तरह डाल सकते हैं। द टॉपिक फर्स्ट इज चार्जेस। तो चार्जेस दे कैन बी सेड कि जो चार्ज होता है इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट इज कंजर्व्ड इन नेचर, दीज आर द प्रॉपर्टीज, यू हैव टू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड का मतलब क्या है? जैसे कि आपने इससे पहले फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड। सिमिलरली दिस चार्जेस आर आल्सो कंजर्व्ड, मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स है इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि इफ अ चार्ज इज देयर लेट्स से इन इन सम सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, और तो इसको यहाँ से मिटा के नदर्न स्टेट में लेके आ सकते हैं। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला जाए, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल व्हेन आई से दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज द चार्ज इज कंजर्व्ड इन यूनिवर्स, यूनिवर्सल चार्ज इज कंजर्व्ड। और ये जो मैंने अभी बात बोली, कोई साउथ साइड है, कोई नॉर्थ साउथ साइड चार्जेस हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको दिस ट्रांसलेट्स टू लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि एक लोकल जगह पे ही चार्ज कंजर्व रहता है, उसको दूसरी मतलब चार्ज कंजर्व है पर दूसरी जगह पे ले जाने के लिए देयर आर प्रोसेसेस जिनको हमें साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी इसके अगली चीज जो इसमें आती है, इट इज क्वांटाइज्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वांटाइज्ड। अभी की क्लास में वी हैव यूज दिस टर्म क्वांटाइज 2-3 बार। तो क्वांटाइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता है कि जैसे जो मान लो जो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्रिकेट की बॉल्स हैं। तो ये जो बॉल्स हैं सारी आइडेंटिकल हैं, किसमें? शेप में, देयर साइज में, वॉल्यूम में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक क्वांटा है,
इस अगर ये कहें कि दिस इज कंप्लीटली अ पूल filled with balls, क्रिकेट बॉल्स, तो उसमें से जो एक क्रिकेट बॉल है इट इज अ क्वांटा, तो सिमिलरली जो चार्जेस हैं इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड कि और जो एक क्वांटा की वैल्यू होती है वो होता है 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये भी हम देखते हैं आगे। सपोज एक बॉडी है, इस पे जो चार्ज Q है इट कैन बी रिटर्न एज सम n टाइम्स E, जहां पे E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज की साथ साथ हम देख लेते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी दैट इफ ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको एनसीईआरटी एग्जांपल की तरह लिखिए कि अगर सपोज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस फ्लो होते हैं और एनसीईआरटी लिखता है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स per second are transferred from body 1 to body 2, तो how much time will it take, how much time पूछा गया है कि how much time will it take to transfer 1 coulomb of charge। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी हमने देखा कि इन वन इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, यू हैव टू रिमेंबर दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यही एक क्वांटा ऑफ चार्ज है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट। और इससे अभी के लिए इफ समवन इज रीडिंग एनी एडवांस्ड फिजिक्स, प्लीज डू नॉट आस्क कि यहाँ पे हम क्वार्क्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्वार्क्स को हम आगे पढ़ेंगे अगर टाइम मिलता है तो। फिलहाल के लिए यू कैन से दैट द चार्ज जो सबसे फंडामेंटल है इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप जितनी बार इसको लिखेंगे, जितनी बार बोलेंगे, उतनी जल्दी याद हो जाएगी। तो it asks कि how much time will it take to transfer 1 coulomb of charge. So you can say that in 1 electron the charge is this, so in 10⁻⁹ electron the charge will be 1.6 into 10⁻⁻10 coulomb. So again you can see that 1.6 into 10⁻⁻10 coulomb charge is transferred in 1 second. So 1 coulomb charge will be simply transferred in 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻10 seconds. It is approximately 10⁻10 सेकेंड। आप इसका एग्जैक्ट सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यू कैन सी इट्स अ वेरी 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 लार्ज टाइम। आप इसको ईयर्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन एनसीईआरटी। उसके बाद let us move on to next topic. Let us read about the Coulomb's law। तो कूलम्स लॉ भी एक तरह का पोस्टुलेट भी कह सकते हैं आप। और कूलम्स लॉ कहता है कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस सर यहाँ से एक बार बैकग्राउंड वो थीम्स चेंज कर लो ना। हाँ, एक मिनट। कर देंगे हम हाँ ये, अरे अमित जी कहाँ पे था इसका, मोर में जाऊं? मोर में नहीं सर, ये मेन्यू में, मेन्यू में फिर थीम्स। तो पेन भी देख लेना इसके ही हिसाब से, थोड़ा वाइट और येलो यूज करना। हाँ, तो मूविंग ऑन, वी विल स्टार्ट विद कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ कहता है कि अगर एक चार्ज Q1 यहाँ पे प्लेस्ड है और चार्ज दूसरा टेस्ट चार्ज कहेंगे इसको Q2 इज प्लेस्ड, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स, दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। Accordingly, the charges are also assigned with either plus charge और minus charge. तो ये जो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लगता है, that force is proportional to the magnitude of Q1. It is also proportional to magnitude of Q2, and it is inversely proportional to the square of distance between them, the distance between them. ठीक है, ये R। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसमें आता है उसको हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स आप लिख सकते हैं
1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. You'll remember this formula, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके. And this epsilon naught is known as the permittivity of free space. One more thing, इसके साथ साथ लिख लीजिए, the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. इसको अलग से लिख लीजिए. And the value of permittivity, जिसका symbol is epsilon naught, it is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. यू विल रिमेंबर दिस वैल्यू. इसको डायमेंशनल एनालिसिस में हम फिर से देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन एग्जाम में पूछी गई है उसको हमें क्या निकालना है. फिलहाल के लिए द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज फेराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. यहाँ पे फेराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. ये भी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कैपेसिटेंस है. तो परमिटिविटी, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी, तो परमिटिविटी क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक, जो अभी हमने देखा फील्ड थ्योरी जो मैंने बोला था कि एक चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड बनेगा, वो फील्ड दूसरे चार्जेस को इफेक्ट करता है. तो अगर, अब जरूरी नहीं है कि एक चार्ज है वो स्पेस में रखा हो या एयर में रखा हो या फिर वाटर में रखा हो, किसी भी विस्कस लिक्विड में रखा हो, तो जो लिक्विड है इसकी एक अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है पास करने के लिए. परमिएट जो होता है, परमिएट जो वर्ड है, परमिटिविटी यहाँ से बना है कि कितना अलाउ करता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गो थ्रू दिस, उसको हम परमिटिविटी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद विल मूव ऑन, विल फिनिश जितनी जल्दी अपने जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे तो वी कैन मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स. और तो इसके बाद वन मोर थिंग यू कैन राइट डाउन इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, सुपरपोजिशन क्या होता है कि एक जगह पे मान लीजिए बहुत सारी चीजें एक जगह पे इफेक्ट कर रही हैं, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसको कह सकते हैं कि द सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दोज इफेक्ट्स. तो सपोज यू हैव मेनी चार्जेस q1 q2 टिल से qn, तो एट सम पॉइंट p इन स्पेस अगर आप देखा जाए तो टोटल फोर्स कितना होगा. तो यहाँ पे हम, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, वी विल से कि पॉइंट p पे एक टेस्ट चार्ज कैपिटल Q रख दिया गया, तो द फोर्स ऑन Q ये कितना होगा. तो दिस फोर्स ऑन Q विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस. तो क्या कह सकते हैं, समेशन, हम कह सकते हैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर आई एफ ड्यू टू ऑल क्यू आईज. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसको आगे भी यूज किया जाएगा, तो विल रिमेंबर दैट कि अगर सुपरपोजिशन कहा जाता है तो एक पॉइंट पे दिस विल बी द सुपरपोजिशन और इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द चार्जेस. ठीक है. इसके बाद मूविंग ऑन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से विल मूव ऑन टू, हम जो कंटिन्यू कर रहे थे कूलम फोर्स, कूलम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ. ये जो फोर्स है, अगेन द फोर्स इज वेक्टर इन नेचर. इस प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी. आप जानते हैं वेक्टर एंड स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या आता है. इफ नॉट, वी विल कवर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस इन द क्लास, जहां पे हम मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इट इज अ वेक्टर इन नेचर. तो अभी के लिए लिख सकते हैं वेक्टर क्या होता है, इसमें एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, देयर विल बी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. और यहाँ पर हम अगेन बात कर सकते हैं जो हमने बात की थी कि द चार्जेस है, जो चार्ज हैं वो प्लस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो वी कैन राइट डाउन दैट इफ प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है एंड प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को. और माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो दैट इज लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अपोजिट्स विल अट्रैक्ट. ओके, मूविंग ऑन. Since we have started talking about force as a vector quantity, तो इसका एक और बेसिक लिखेंगे. we will be utilizing all these basics जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो सपोज जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे, there has to be an origin to be always defined. Always remember to define your origin whenever you are solving a question related to a vector question or any forces or electric fields which are vector in nature. तो जो वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ.
तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज और है यहाँ पर Q2, तो इसकी पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर और इसकी पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर। फॉर टर्मिनोलॉजी और केवल लिखने के सेक के लिए आप ये फॉर्मूला लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखती है, हम उसको पूरा का पूरा भी नहीं देखेंगे, हम उसको क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि जब एग्जांपल होगा तो वो आसानी से समझ में लगेगी। तो लेट्स से ऑन पॉइंट P व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स जो है यहाँ पर, दैट फोर्स विल बी, सबसे पहले ये वाला जो है इसको, दिस इज द वेक्टर, this is the direction of force. So this force can be written as, say this is r cap, so k q1 q2 divided by this distance is r by r square and r cap, फिर r cap की जो डायरेक्शन है वो इस एरो से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आर स्क्वायर है, अब आप आर स्क्वायर आर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, and r cap can be written as r2 vector minus r1 vector divided by mod of r2 vector minus r1। इसको इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस, आप इसको अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए रिमेंबर दिस दैट देयर इज आल्सो अ डायरेक्शन व्हेन अ डायरेक्शन इज आस्क्ड। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जांपल। आप देखिए, जैसे हमारे पास ये एक ओरिजिन है, दिस इज 0,0 एंड अ चार्ज से q1 इज प्लेस्ड एट से 1,2 and a q2 is placed at say 2,2। so r1 vector and r2 vector, I'm guessing कि r1 vector and r2 vector आप जानते हैं लिखना। तो r1 vector can be written as I cap plus 2 j cap and r2 vector can be written as this 2 I cap plus 2 j cap। देन जो इसके बीच का जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा जो बताएगा कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, एज वी हैव रेड कि कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आर कैप कैन बी रिटन एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखिए 2 I कैप माइनस I कैप विल गिव यू I कैप एंड 2 j कैप माइनस 2 j कैप विल बी 0। सो दिस r कैप विल बी सिंपली I कैप। तो आपका जो फोर्स है आप देख भी सकते हैं, जो दोनों चार्जेस थे मैंने जानबूझ के दोनों का कोऑर्डिनेट वाई सेम रखा था, तो द फोर्स विल बी सिंपली इन I कैप डायरेक्शन। ये आप डायग्राम से भी बना सकते थे और आप ये इसको मैथमेटिकली भी निकाल लिया। फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये चीज अभी के लिए टफ लग रही है, प्लीज रिमेंबर वी विल बी आल्सो कवरिंग इन डिटेल द मैथ्स इन फिजिक्स। हम पढ़ेंगे इसको भी, हम जहाँ पे देखेंगे कि हाउ वेक्टर्स आर यूज्ड। सो दिस आर कैप विल बी आई कैप। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दिस इज सिंपल 10th क्लास मैथ्स, आप देखना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच विल सिंपली गिव यू 1। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा कि q1 q2 and r is simply in 1 unit, let's say it is 1 and I cap, so this will be force। so this is nothing but the vector form of Coulomb's law। अच्छा, इसके बाद मूविंग ऑन, दिस इज नियरली ऑल द कंसेप्ट दैट यू रिक्वायर फॉर Coulomb's law और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो लेट अस मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सपोज यू हैव चार्ज q1 is equals to 3 कूलम and q2 is equals to 3 microcoulomb, then and separated by a distance r is equals to say 1 mm, and what is the force between them? What is the force between them? Here I have just asked the magnitude of force, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको, तो we'll calculate the force between them. This is simply k q1 q2 divided by r square. Always try speaking the formula, writing it. The more you speak, the more you remember. Although this formula is very basic in nature, but as you move on with the course, जैसे आप देखेंगे कि कुछ complex formula भी आएंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। The more you speak with them, the more you write, you will remember it more. तो वैल्यू ऑफ k हमने जो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square, मैंने बहुत बेसिक सा आप हमेशा याद रखिए कि यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द गिवन वैल्यूज ऑलवेज इनटू एसआई यूनिट बिफोर पुटिंग इट इनटू योर न्यूमेरिकल। तो हम इसको एसआई यूनिट में डालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹ एंड q1 इज 3 कूलम एंड q2 इज 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो इज 10⁻⁻6 divided by r square is nothing 1 mm and 1 mm is 1 × 10⁻³ मीटर। तो इसका स्क्वायर, you can solve 9 9 81
and into 10 to the power 9 minus 6 and 3 2 6 plus 6, so it gives 81 into 10 to the power 9 Newton. You can see it's a very huge force, very huge force. ठीक है, moving on. Well, this was a very simple numerical just to get you familiarized with the formula. We'll move on to the second numerical. Let's say you have a coordinate system is given and two charges are placed. Say Q is placed at this is 0 comma A. Charge Q is placed here. Then another charge Q is placed at A comma 0. Another charge Q is placed here. And I ask you कि भाई यहाँ पर आप फोर्स निकालिए. फोर्स एट ए कॉमा ए, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट. सो हियर आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों की डायरेक्शन भी है, हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम. सो द फोर्स क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे द फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज क्यू. तो क्यू क्या करेगा, जब भी हमसे फोर्स पूछा जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर फोर्स इज आस्क्ड, तो फोर्स या तो आइदर द क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू विद अ चार्ज, या फिर हम हमेशा फोर्स निकालते हैं क्यू पे, तो टेस्ट चार्ज क्यू पे. तो फोर्स हमेशा ऑन अ टेस्ट चार्ज या फिर गिवन क्वेश्चन में जो भी चार्ज होगा उस पर निकाला जाएगा. प्लीज रिमेंबर, मैं टेस्ट चार्ज अभी बोल रहा हूँ क्योंकि द क्वेश्चन जो ये फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस हैं, दिस इज टू फैमिलियराइज जो आप इसको फैमिलियर होंगे इस कंसेप्ट के साथ, उसके लिए मैं टेस्ट चार्ज क्यू बोल रहा हूँ. क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी गिवन हो सकती है. तो फोर्स एट पॉइंट ए कॉमा ए इज आस्क्ड ड्यू टू टू चार्जेस, एक क्यू है और दूसरा भी क्यू है. तो समझिए 0 कॉमा ए पे जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये जो फोर्स लगाएगा ये इसको इस डायरेक्शन में लगा देगा. लेट्स जस्ट नेम इट 1 and 2. तो दिस विल बी फोर्स ड्यू टू 1 और दिस विल बी फोर्स ड्यू टू 2. दिस विल बी फोर्स ड्यू टू 2. तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट है दिस विल बी F रिजल्टेंट. इसका यदि आपको फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो विल बी स्टडिंग दिस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. ये क्वेश्चन भी है आपको बताने के लिए कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आप F1 की वैल्यू लिख सकते हैं. अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे तो वी कैन ऑलवेज प्लेस न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो F1 विल बी नथिंग बट के क्यू divided by r square. r देख सकते हैं, distance is a square. Similarly F2 will be kq divided by a square. You plug in these values, theta is equals to 90 degree and cos theta will simply be 0, cos 90 will be 0. तो this is 2 and F1 and F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो it becomes जो F रिजल्टेंट है that will be simply √2 times F. यहाँ पे एफ आप प्लग इन कर सकते हैं. एंड द वेक्टर अगर आप देखें तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. इसका आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. फिलहाल के लिए कैन सी दैट दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. तो आप इसका वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू हैव अ स्क्वायर. Suppose you have a square of side A with charges, equal charges Q, Q, Q and Q placed at the all the corners. ठीक है, all हम सारे corners पे एक चार्ज Q प्लेस कर दिया गया है और पूछा जाता है व्हाट इज द फोर्स एट सेंटर. कैपिटल Q एक चार्ज सेंटर पे कैप्ट है, इस पे फोर्स क्या होगा. तो आप देखिए ये जो Q है इसकी वजह से इस पे फोर्स लग जाएगा इधर. ऐसी सिंपली इस वाले Q की वजह से लग जाएगा इधर. इधर वाले Q की वजह से लग जाएगा दिस साइड एंड दिस Q विल बी दिस साइड. तो दिस जो चार्ज Q है इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय फोर फोर्सेस इन ऑल द डायगोनल डायरेक्शंस. आप देखिए इस फोर्स को ये कैंसिल कर देगा और इस वाले फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, तो जो F नेट है इसका वो 0 आ जाएगा. अब जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है, अगर आपको ये तो हमने कंसेप्चुअली बोल दिया 0, आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं. यू ट्राई टू कैलकुलेट इन वेक्टर फॉर्म और या फिर सुपरपोजिशन से लिखिए या फिर वेक्टर फॉर्म में लिख के देखिए. दिस F नेट शुड कम टू 0. तो जो क्वेश्चन इससे बन के निकलता है दैट क्वेश्चन आप इसको देखिए. क्वेश्चन निकलता है कि ऑन थ्री कॉर्नर्स मैं चार्ज रख देता हूं Q ऑन स्क्वायर. एंड
आई आस्क व्हाट इज द एफ एट सेंटर। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका द लॉन्गर वे, आप हर क्यू की वजह से फोर्स लिखिए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए और उसको कैलकुलेट करिए। और इसका जो इजियर वे आता है, व्हाट यू डू इज, ये जो चार्ज क्यू है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट द वी स्टडीड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो चार्जेस, एक चार्ज होगा तो उसका भी, या फिर दो चार्ज होगा उसका भी वही इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, और ऑल्सो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, क्यों, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ से रख देते हैं। ओवरऑल चार्ज कुछ सेम, कुछ गलत हुआ नहीं, बट इससे क्या होगा, जो चार चार्जेस हैं, जो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, इन चारों की वजह से जो एफ हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। द ओनली फोर्स ऑन सेंटर विल बी ड्यू टू माइनस चार्ज। तो माइनस की वजह से फोर्स कैसा होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, दिस विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो द फोर्स आप लिख सकते हैं कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस डी, डी स्क्वायर, राइट। मूविंग ऑन, यहाँ पर आप एक और नोट बना के लिख लीजिए साइड में। इफ यू हैव अ रेगुलर, यू पुट इट इन अ नोट, एंड इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इफ यू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, इफ यू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है कोई भी ऐसा, मतलब पॉलीगन मतलब मल्टी मल्टी साइड्स, लाइक हेक्सागन इज आल्सो अ पॉलीगन। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। एंड जो ये एंगल्स है, इट इज डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय साइड्स। तो अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स एंड एंगल इक्वल है और उसके सारे जो पॉइंट्स हैं आप इक्वल चार्ज रख देते हैं क्यू, तो एफ एट सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो। यू कैन पुट इट इन नोट, इट हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चंस डायरेक्ट। इसके बाद एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यू कैन ट्राई इट, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो। एंड द क्वेश्चन इज, लेट्स से द क्वेश्चन इज, यू हैव two charges q1 and q2 separated by a distance d, और just perpendicularly above itself, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऊपर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स प्लेस्ड क्यू, ठीक है। दिस यू कैन ट्राई। मैं आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चार्जेस आपसे यहाँ पर और यहाँ पर रखे गए हैं, और एक जस्ट परपेंडिकुलरली आउटसाइड द पेज, मतलब पेज के मेरे ऊपर एक चार्ज रखा गया है डिस्टेंस ए पे कैपिटल क्यू, उसके बीच में चार्जेस पूछे गए हैं। तो आपको अब जैसे आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस जो क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरी चीज है दैट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस यू कैन सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें ये जो साइड है बिल्कुल परपेंडिकुलरली पेज से बाहर आ रही है। तो दिस आप पाइथागोरस से इसको देख सकते हैं, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। और इसकी वजह से यू कैन राइट द डायरेक्शन ऑल्सो। आप डायरेक्शन लिख के इसको ट्राई करिए क्वेश्चन को। आप इसको ओरिजिन ले लीजिए, 0,0 ले लीजिए इसको, और इसको आप एक्स एक्सिस पे ही ले लीजिए दोनों को, और यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आप इसका फोर्स निकाल पाते हैं। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो पॉलीगन वाले थे और वेक्टर फॉर्म में जो सुपरपोजिशन की वजह से निकलते हैं ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सपोज आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसके सेंटर पे चार्ज एक प्लस, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन में। तो सॉरी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब इट वाज आस्क्ड फ्यू इयर्स बैक। तो इस पे पूछा गया व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस सी चार्जेस। तो यहाँ पर यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब हम वी आर ऑल्दो वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे चार्जेस आर एट रेस्ट,
बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप डेफिनेशन याद रखते हैं, ऑलवेज उसका जो उसकी कंडीशंस हैं वो याद रखिए. व्हेन इलेक्ट्रोस्टैट्स में द सोर्स चार्जेस आर एट, और सोर्स चार्जेस से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैं इस पे फोर्स पूछ रहा हूँ तो उसके लिए ये सोर्स हो जाता है. ठीक है, तो सोर्स चार्जेस आर एट रेस्ट. तो ये फोर्स पूछा गया है. तो फॉर हाइड्रोजन, इसकी द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. Radius of hydrogen atom is also numerically given in the question. You can again simply k e square by r square लगा के इसका फोर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम लीविंग यू कि इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके एक बार ट्राई करें. और ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. लेट्स से क्वेश्चन जो है फ्रेम इस तरह से किया गया है कि यू हैव टू चार्जेस +2 कूलम and -6 कूलम, and force between them is given 12 Newton. Now suppose we add +4 coulomb to both the charges. तो अभी नया फोर्स F न्यू कितना होगा? F न्यू पूछा गया है कि what is the new F value of F न्यू. We'll again start with writing our formula for F. जो 12 न्यूटन गिवन है, this 12 न्यूटन will be equals to K. Q1 Q2 is 2 into 6 divided by R square. और let's say कूलम will be कूलम स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट कि सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 2 12. ओके, तो जो एफ न्यू इन्होंने पूछा है, द एफ न्यू वुड बी नथिंग बट यू ऐड +4 कूलम टू +2 कूलम एंड -6 कूलम. अगेन जो हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था, तो 4 और 2 6 कूलम हो जाएगा. के सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल अगेन बी सेम. तो 4 और 2 6 इंटू 4 और -6 विल बी 2. तो इट विल बी अगेन नथिंग बट 12 न्यूटन. बस क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जो फोर्स 12 न्यूटन था, यू कैन सी दैट दिस इज +2 एंड -6. तो ये क्या था हमने अभी पढ़ा था कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो दिस वाज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो जब मैं इसमें +4 कूलम ऐड कर दूंगा तो दिस विल बी अगेन प्लस, एंड दिस विल आल्सो बी अट्रैक्टिव. तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और उसका नेचर किस तरह होगा. ओके, इसके अलावा मोर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स पे इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन अभी इससे ज्यादा नहीं पूछे गए हैं. तो विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. और ओके, हेलो एवरीवन. तो हमने अब तक जो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था, और इन द लास्ट जो अब तक हमने पढ़ा है, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे कि 4 तरह के जो फोर्सेस होते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग, ईएम, वीक, ग्रेविटेशनल, हमने इनके कौन कौन से पार्टिकल्स मीडिएटर्स होते हैं ये भी देखे थे. देन वी आल्सो सो कि जो इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स दो अलग अलग टॉपिक हैं. दीज ऑल आर कंबाइंड जब सोर्सेज जो है मूव होने लगते हैं, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसीलिए हमारे ये कोर्स का नाम हम ईएमटी के साथ आगे चलेंगे. हमने ये भी देखा था कि फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि जो एक चार्ज है या फिर जो भी सोर्स है, करंट कैरिंग हो या फिर एक सिंपल चार्ज रखा हो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है. हम इस क्लास में जो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें विल सी कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑल्दो अभी के लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसा लगेगा कि मैथ्स के लिए इंट्रोड्यूस करा दिया है, बट एज वी मूव ऑन विल सी कि जो एक फिजिकल फोर्स है उसको कैलकुलेट करने से बेटर है ईएमटी में हम फील्ड कैलकुलेट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड. इसके बाद हमने चार्जेस के बारे में देखा था. चार्ज के बारे में आप अभी देखेंगे, देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस की चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इसमें हमने देखा था कि जो चार्ज है कंजर्व रहता है, दैट इज एक टोटल चार्ज इज ऑलवेज सेम. और हमने देखा था कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, कि अगर किसी बॉडी से कोई चार्ज बाहर आ रहा है तो इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है. इसके चार्ज की हमने वैल्यू देखी थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम.
और हमने इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू चार्जेस Q1 Q2 by R square. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसका नाम जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसमें ये मतलब नहीं है कि सारे चार्जेस विल बी एट रेस्ट, ओनली एंड ओनली सोर्स चार्जेस, जो हमारे सोर्स हैं जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर फोर्स लग रहा है, दो सोर्स चार्जेस विल बी एट रेस्ट. और ये कूलम लॉ का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको हमने के से डिनोट किया था, जिसकी वैल्यू थी 1/4πε0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ हमने एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी भी वैल्यू देखी थी 8.8 × 10⁻12. इसकी एसआई यूनिट भी वी हैव रेड, और ये एसआई यूनिट के ऊपर जो सबसे पहला सीयूटी का पेपर हुआ था, उसके अराउंड एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा गया है. इसके बाद भी सॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसकी वजह से अगर हम किसी आर्बिट्री पॉइंट पे फोर्स देखा जाए तो दिस फोर्स विल बी सम ऑफ द फोर्सेज जो इंडिविजुअल चार्ज इस पे लगाएगा. ठीक है, दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे. वी आल्सो सॉ दैट अगर कोई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ऑल एन साइड्स आर इक्वल प्लस ऑल थीटाज और एंगल्स आर इक्वल, और अगर उसके सारे कॉर्नर्स पे मैं सेम चार्ज विद सेम पोलैरिटी अगर मैं रख दूंगा, तो फील्ड एट सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो. और इसका हमने एक एप्लीकेशन भी देखा था. वी सॉ दैट अगर तीन या फिर इसका आप वर्किंग एग्जांपल अगर क्लास में आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि स्क्वायर के तीन कॉर्नर्स पे वी हैव प्लेस्ड प्लस क्यू चार्जेस, और सेंटर पे फील्ड निकालना था, एंड वी हैड टू ऑप्शंस, क्या तो तीनों का हम निकालें एक साथ और जोड़ें, या फिर हम चौथे कॉर्नर पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये दोनों रख देंगे तो प्लस 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 की वजह से जीरो हो जाएगा, और केवल एक माइनस की वजह से हमें फोर्स निकालना पड़ेगा. एंड अभी आज वी विल बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर जो अब तक हमने कंसेप्ट देखे हैं. विल ट्राई टू सी हाउ टू बिल्ड, आगे हम कैसे कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं. विल आल्सो इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फिर विल सी फील्ड्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो हमने देखा था जैसे जब हम फोर्स की बात कर रहे थे कि जो हम फोर्स की बात कर रहे थे कि फोर्स अगर एक चार्ज की वजह से निकालें या चार चार्ज की वजह से निकालें, इट इज एडिड अप. सिमिलरली अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस फील्ड में आ जाएगा तो दैट विल आल्सो बी एडिड अप. विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, इक्वेशन ऑफ फील्ड लाइंस, ये एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको. एंड आई थिंक कि अगर इन फील्ड लाइन से इनको अगर कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन बनाना है तो दिस इज वन एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हम प्रयोग करेंगे. फिर हम देखेंगे अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब अभी तक हम डिस्क्रिटाइज चार्जेस पढ़ रहे थे, अगर हम कंटिन्यूअस कर दें कि एक मान लीजिए सरफेस है, उस सरफेस के सारे हिस्सों के पूरे सरफेस पे अगर चार्ज है तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में. फिर इसके बाद हम दो डेरिवेशन विल सी. दीज डेरिवेशन आर आल्सो नॉट कवर्ड इन एनसीईआरटी, बट इसके ऊपर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड क्योंकि इसके बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं. विल सी द डेरिवेशन. डेरिवेशन पार्ट आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट यू कैन मूव ऑन विदाउट डेरिवेशन. फिर लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस. सबसे पहले आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया है. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स प्लेस्ड एट जिसके चार्ज इन्होंने दे दिए हैं, और it is placed 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर. तो आप ये इफ यू रिमेंबर इन योर 11th आपने पढ़ा है कि अगर टू स्फेरिकल बॉडीज आर देयर जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दे कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट 2 पॉइंट चार्जेस, एंड दीज चार्जेस का जो टोटल मैग्नीट्यूड है, इट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ईदर ऑफ द स्फीयर्स. तो यहाँ पर एक 4 × 10⁻⁷ कूलम एक चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर 6 × 10⁻⁷ कूलम एक चार्ज रखा हुआ है. आप भी कोशिश करिएगा इन द स्टार्टिंग जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो यू ट्राई टू मेक एज मेनी फिगर्स एज यू कैन. और जो डिस्टेंस इनके बीच में दे रखी है दैट इज गिवन 60 सेंटीमीटर. तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. आप लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर, और आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. 9 × 10⁹ इंटू q1 इंटू q2 इज 24 × 10⁻⁻14 और divided by r square. R is given in 60 centimeter. You will have to convert it into meter. हम SI यूनिट में ही सॉल्व करेंगे. प्लीज रिमेंबर जो भी चार्जेस आपको गिवन है
अगर ये माइक्रो कूलम लिख देता तो हमें उसको भी कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. And divided by r square will be 60 into 60 into 10 to the power minus 4. 1 centimeter is 1 by 100 meter. Okay, आप इसको solve करेंगे and you'll see that इसका approximately 6 into 10 to the power minus 3 Newton answer आ जाएगा. This is here. Okay. Moving on, ये question भी आपका पूछा गया. It is also asked in CET exam. It is also I think from 2023. इसमें 3 charges are placed at all 3 vertices of an equilateral triangle with Q, Q and minus Q and sides are given to be L. और पूछा गया है कि पोजीशन 3 पे, इस पोजीशन पे क्या टोटल फोर्स लगेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है. आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए. दे हैव आस्क्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछी है, पर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम इसमें डायरेक्शन भी निकालेंगे. तो सिंस वी हैव रेड कि अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट एंड सेम लाइकवाइज लाइक चार्जेस विल रिपेल. सो ये जो पोजीशन 1 पे चार्ज रखा है, इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली ये जो 2 पे चार्ज रखा है, ये 3 पे इसको भी अट्रैक्ट करेगा. प्लीज डू नॉट, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए. व्हेन वी आर लुकिंग एट पोजीशन नंबर 3, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो थर्ड पोजीशन पे जो चार्ज रखा हुआ है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज जिसमें हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. अदर 2 चार्जेस विल एक्ट एज सोर्स चार्जेस. अगर क्वेश्चन पोजीशन 1 पे पूछा जाएगा तो पोजीशन 3 एंड पोजीशन 2 विल बिकम सोर्स चार्जेस एंड दीज 2 सोर्स चार्जेस आर एट रेस्ट. तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन हाँ है. तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में पता होगा, इफ 2 वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा आर इंक्लाइंड, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर एंड प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b एंड cos थीटा. व्हेन आई राइट वेक्टर a विदाउट एक एरो इसके ऊपर, इट मींस इसका हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं. तो आप देखिए, जो सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर इक्वल, तो जो ये F1 होगा, दिस F1 विल आल्सो बी इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर. सिमिलरली जो F2 होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर. आप इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ से जो 2 टाइम्स kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर विल कम आउट रूट, एंड आपको अंदर रह जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 60 and cos 60 is 1 by 2. So 1 plus 1 by 2 will give you 3 by 2. So root 3 will come out and root 2 will cancel out. So root 3 kq square by l square. And k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. So root 3 divided by 4 pi epsilon naught and q square by l square. So you can see option D आपका आंसर हो जाएगा. तो अभी के लिए वी आर गोइंग इन एज मच डिटेल एज वी कैन. धीरे धीरे वी विल ट्राई टू सी कि इन क्वेश्चंस को और तेजी से हम सॉल्व करेंगे. वी विल नॉट राइट कितना F1 F2 कितना है, विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द फॉर्मूला फॉर R. Moving on, this question is also asked. You can see that which of the following option is correct by using the Coulomb's law, and they have given that the product of Q1 Q2 is positive. तो अगर Q1 Q2 की जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Q1 जो Q2 है, either they are both plus or they are both negative. केवल यही 2 केस में they can be, the product can be positive. तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेड कि एक जो पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा, और जो ये दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा तो इट विल बी आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द लाइन जॉइनिंग देम. ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे ऑप्शन जो सबसे पहला दिया हुआ है इसको आप खत्म कर सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि इन्होंने फोर्स अलग दे दिया है. अब देखिए ऑप्शन बी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज नेगेटिव. Q1 Q2 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स, ये दोनों जो चार्जेस हैं, दे आर अपोजिट इन नेचर. तो इसका मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे. आप देख सकते हैं कि Q1 इज अट्रैक्टेड बट Q2 इज बीइंग रिपेल्ड. इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज, अगेन इट इज सेइंग टू बी पॉजिटिव. पॉजिटिव है, इसका मतलब दे आर लाइक चार्जेस है. तो जो Q1 है वो Q2 की वजह से रिपेल हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, एंड Q2 विल आल्सो बी रिपेल्ड ड्यू टू Q1. तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, इज रॉन्ग. ओके, सो ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं. इफ द प्रोडक्ट Q1 Q2 इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाता है कि द 2 चार्जेस आर अपोजिट इन साइन एंड दे विल अट्रैक्ट एंड बोथ चार्जेस आर अट्रैक्टिंग. तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन ऑन, जो हमारी अब तक हमने पढ़ा था, आपने देखा था, दिस क्वेश्चन वी आल्सो सॉल्व्ड. यू ट्राई टू मैच कि कौन सा आंसर इसमें आ रहा है, एंड जब भी हम मिलेंगे वी विल सी कि किस किस का आंसर क्या क्या मैच करता है. वी हैव सीन, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा इसीलिए रिपीट किया है कि आप देख सकते हैं आप जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है, दैट इज स्टेशनरी, व्हिच इज सोर्स.
दैट इज स्टेशनरी, केवल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन करके दे हैव गिवन रेडियस टू बी 1 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो द फोर्स exerted by two electric charges is expressed by k q1 q2 by r square which is nothing but आपका कूलम्स लॉ। और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। द इक्वेशन अप्लाइज टू पॉइंट चार्ज। तो इट इज उसके बाद देखता है k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, अगर आपके पास टेम्परेचर T गिवन है तो जो एनर्जी होती है वो दैट इज बिकम्स KT। तो दिस K इज नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये गलत ऑप्शन है। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स ऑन व्हिच द टू चार्जेस आर प्लेस्ड। वी हैव सीन कि कोई स्फीयर बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हम कहीं भी आर्बिट्री दूसरा चार्ज रख के और इस पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। और उसके बाद लास्ट इज द इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू यूनिफॉर्म विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने इसका एक वर्किंग एग्जांपल भी देखा था जिसमें दो स्फीयर्स दे रखे थे और पूछा गया था फोर्सेस क्या हैं। तो दिस जो k1 k q1 q2 by r square है, इट इज एलिजिबल, इट इज दिस इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। कब कब? पॉइंट चार्जेस पे तो लगती ही है, प्लस प्लस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू यूनिफॉर्म। जो पॉइंट चार्ज है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड तो एक जनरल फॉर्म में हम कहेंगे तो इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाई टू यूनिफॉर्म चार्जेस व्हेन कंसीडर्ड आउटसाइड। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। इट इज क्वांटाइज्ड, यस। इज इट स्केलर? यस। इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इज इट एडिटिव? यस। इज इट अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नहीं। अगर हमने देखा है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये एक गलत आंसर हो जाएगा। प्लीज फोकस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट अ प्रॉपर्टी। इस बात का ध्यान रखिएगा, व्हेन इट इज आस्क्ड नॉट अ प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी पे टिक नहीं करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ये एक डेफिनेशन ही दे दी है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज जो ये वाला क्वेश्चन विल कम बैक टू इट, पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है कि इट्स कर्ल ऑफ अ फंक्शन, अ वेक्टर फंक्शन का कर्ल जो है इट इज जीरो। दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है कि इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर तो फॉलोइंग कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ फोर्स, इफ अ फील्ड और एनी वेक्टर is conservative in nature, then its curl will always be zero. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लीजिए आपको एक पॉइंट चार्ज को A से B पे लेके जाना है। एक टेस्ट चार्ज है Q, इसको आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके जाना है। तो और यहाँ पर एक किसी सोर्स की वजह से फील्ड इज प्रेजेंट। द इलेक्ट्रिक जो एक तीसरा सोर्स भी है जिसकी वजह से यहाँ पे एक फील्ड है। तो जो इसको हम लेके जाएंगे तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वी टेक। इसको हम किसी भी पाथ से लेके जाएं A से B, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी सेम। तो इसको एक कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये तो एनसीईआरटी का वर्किंग एग्जांपल भी है। चार्ज क्वांटाइज्ड है और क्वांटाइज जो इसका एक क्वांटा है, दैट क्वांटा इज इक्वल टू द वन इलेक्ट्रॉन चार्ज। फिर ये कह रहा है सी पार्ट में, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स एफ। अभी हमने डाइपोल पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए आप ले लीजिए कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, और इस रॉन्ग का मैं आपको आंसर दे देता हूं अभी के लिए। फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट एक दो चार्जेस का सिस्टम है विच इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी। तो दिस इज अ डाइपोल। अब यू कैन सी इट लॉजिकली, अगर हम इसको किसी भी फील्ड में रख देंगे तो एज अ सिस्टम जितना प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा। तो एफ नेट विल ऑलवेज बी जीरो। पर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इसको घुमाता है। तो जो अपोजिट, अगर मान लीजिए इस प्लस क्यू पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे मैं अगर पिवट देखता हूँ तो इट विल रोटेट, तो ये टॉर्क लगने लगेगा। पर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो अभी के लिए वी कैन सी दैट ऑप्शन सी इज रॉन्ग, पर इसकी हम डिटेल में जाएंगे व्हेन वी विल स्टडी व्हाट इज द टॉर्क ऑन अ डाइपोल। फिर ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। अभी ये भी दिस इज टू बी कवर्ड,
मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया था बिकॉज यू हैव टू सी, दो हमने दो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग थे, विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन एंड मूविंग ऑन। इसके बाद एक टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कहता है ऑफ मास 8 mg इज केप्ट, इस क्वेश्चन में भी हम आगे आएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद लेट अस स्टार्ट विद आज का टॉपिक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। So today we will be starting with electric field. अमित, हेलो। जी हाँ। अमित यार, ये मैं लिख रहा हूँ, इस पे दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर में लाइन आ रही है यार, ऐसे लगातार लिखने क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेट का? यार मेरे को ये वाली प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, मेरे हिसाब से वो 3 कनेक्शन है ना, जो हम मतलब भी थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आई थिंक। मैं लिख रहा हूँ उसके 2 सेकंड बाद आ रहा है, पहले था कि ऐसे कुछ माइक्रो सेकंड बाद आ जा रहा था तो चल जा रहा था काम। हाँ हाँ। हम्म। देख मैंने ये तो कवर कर दिए इसके पुराने जो आ रखे थे वीवाई के फोर्स के। देख मैं अभी अभी देख मैं अभी जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे लिख रहा हूँ, ELECT ऐसा दिख रहा है। सेकंड, एक सेकंड, दोबारा से लिखना, नीचे नीचे करके लिखना थोड़ा सा। अब चलने लगा सही, मुझे लग रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम है। इंटरनेट ही हो सकती है फिर। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो इसको यहाँ पे रोक के एक बना देंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। तो मूविंग ऑन, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगेन वी विल सी कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में हैं तो द सोर्स विल बी स्टैटिक। तो जो फील्ड की डेफिनेशन है, द फील्ड इज नथिंग बट दिस इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज टॉपिक आज का, ठीक है। तो जो हमने फोर्स अब तक पढ़ लिया है, द फोर्स इज गिवन, जो अगर हम फोर्स पर यूनिट चार्ज कर देंगे तो विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक लाइक अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो दिस फील्ड इज अगेन कंजर्वेटिव इन नेचर, इसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑलवेज रिमेंबर दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका कर्ल विल बी जीरो। मतलब क्या है, जो हमने फील्ड थ्योरी पढ़ी थी कि जो एक चार्ज अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सोर्स यहाँ पे रख दूंगा तो इट विल जनरेट समथिंग ऑल अराउंड इट, not necessarily it will be the lines will not be look like this। मैं बस आप ये देखिए एक पिक्चोरियली कि इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा एंड दैट फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर आपको यहाँ पर फील्ड निकालना है तो व्हाट वी विल डू इज, ये एक सोर्स है, लेट मी नेम दिस एज QS, एंड यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट P, तो बाय डेफिनेशन ये कहता है कि आप पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करा दीजिए QT, and what will be the force between QS and QT if it is separated by a distance r, which will be KQS QT by r square। और अगर आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है तो E at P will nothing but जो ये फोर्स है आप इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो दैट विल बी KQS by r square। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वन जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसके बाद व्हाट वी कैन सी इज जो अगर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज की जगह मल्टीपल सोर्स चार्जेस होंगे, दे आर मल्टीपल सोर्स चार्जेस, तो द फील्ड एट E at P will be the summation due to E at individual charges, okay। तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन जो हमने सुपरपोजिशन फोर्स में पढ़ा था, दैट E at R will be due to all E1 E2 E3, हम इनका वेक्टर सम करते हैं, दिस इज वेक्टर सम। अभी एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि इफ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मल्टीपल वेक्टर्स आर present. Let me call them A, B, C, and this is our coordinate axis. ठीक है, these all are connected, मतलब ये सब ओरिजिन से होंगे, आप बना सकते हैं। तो जो यहाँ पर अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो एक तरीका तो हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स होंगे तो इट इज नथिंग बट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मल्टीपल वेक्टर्स आर प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे, ऑल वेक्टर्स जो ए एक्स है इज ऑल्सो जेड एक्सिस है। ओके, तो ए वेक्टर जो है इट कैन बी रिटन एज ए कंपोनेंट एक्स आई कैप प्लस इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी भी लिख सकते हैं हम, सी भी लिख सकते हैं, और जितने भी हो। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट विल बी सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, और आप इनके ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सो ऑन आई कैप, सिमिलरली इसके वाई कंपोनेंट्स जे कैप प्लस सिमिलरली इसके जेड कंपोनेंट एंड के कैप। तो इसका जो मॉडुलस आप निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का, इट इज नथिंग बट एक ही वेक्टर है जिसके अब बस ब्रैकेट में सम आ चुका है। तो रूट अंडर ये ऑल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल z कंपोनेंट्स का स्क्वायर, दिस विल बी द रिजल्ट। ओके, यहाँ से डायरेक्शन अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देयर आर मेनी वेक्टर्स एट प्रेजेंट। दो में तो हमें पता है कि वी कैन सी कि अगर टू वेक्टर्स आर देयर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो द रिजल्टेंट जो है वो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है अल्फा, एक बार इसको मैं मैच भी करा लेंगे। दिस इज दिस tan अल्फा इज नथिंग बट a sin alpha divided by b plus a cos alpha. This is true for two vectors, पर जब मल्टीपल वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस यू विल रिमेंबर, ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सम एक्स्ट्रा मैथमेटिकल कांसेप्ट फॉर यू टुडे। और इसके बाद विल सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो सबसे पहला जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज कर्ल ऑफ, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट करता है। It originates from plus q charge से it originates and it goes towards minus q charge, right। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इट इज नॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। दैट इज अगर हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, जब मैं कहता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम क्या देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, देयर इज एटमॉस्फेयर अर्थ, तो और वहां पर हम खड़े हुए हैं तो आवर फ्रेम क्या हो जाएगा, जैसे रोड पे चल रहे हैं तो आवर वन फ्रेम इज द रोड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, और दूसरा फ्रेम क्या हो सकता है, जैसे गाड़ी चल रही है तो अगर गाड़ी में जो दूसरा बैठा होगा उसके लिए द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी दैट कार, क्योंकि वो उस फ्रेम में वो स्टेशनरी है। मान लीजिए ये एक, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और वन कार इज गोइंग फ्रॉम हियर, और यहाँ पर मान लीजिए आप में से कोई एक बैठा हुआ है, ही इज ड्राइविंग। ओके, तो जो ये ड्राइव कर रहा है जब ये गाड़ी में अंदर बैठ के देखेगा तो ये रेस्ट पे है और इसको मैं दिखूंगा पीछे जाता हूँ, और जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे दिखेगा ये गाड़ी आगे जाती है। तो दीज आर टू डिफरेंट फ्रेम्स। तो अगर मैं रोड पे खड़े होकर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता हूँ तो जरूरी नहीं है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आदमी मेजर करेगा जो इसमें चल रहा है तो इट विल बी सिमिलर फॉर, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो जाए। So this is what I mean when I say that it is frame of reference dependent. तो this is called relativistic. आप इसका एक अलग से टर्म भी लिखना चाहते हैं तो this is called relativistic effect. Okay. और हमने चार्ज के बारे में देखा था कि चार्ज इज नॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट।
मतलब मुझे जो चार्ज दिख रहा है गाड़ी में चलने वाले को भी उसको वही चार्ज दिखेगा। एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख लीजिए इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। ई इज जीरो इनसाइड, इनसाइड मीन इन द बल्क ऑफ, जैसे एक लोहा है तो लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इफ ओनली इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ हम डील कर रहे हैं। और प्लस एक और इसी में इनसाइड कंडक्टर and electric field is always perpendicular to the surface of the conductor. That is another fifth property is this electric field is always perpendicular to the surface of conductor. ठीक है, इसके बाद अगर हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम क्या क्या जान सकते हैं, what all things can we know अगर हमें ये सारी प्रॉपर्टीज पता है। So let us see that what does these field lines tell us. What does these field lines tell us? तो हमें फील्ड लाइन बताता क्या है? सबसे पहले ये बता सकता है हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यार हमें बहुत लैग आ रहा है यार। लग तो मेरे को भी रहा है अभी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बीच लैग आ में तो रहा है। ठीक हो गया था, बीच में सही चल रहा था, बीच में ठीक आ गया था, वापस से लैग आ रहा है। ये बता, साफ हो भी गया नहीं दिख रहा। 20 एक मिनट की हो गई होगी वीडियो। ये वाला पार्ट हटा देंगे हम इसको, जो प्रॉपर्टीज वाला था ना वहां तक रखते हैं, फिर हाँ, उसके प्रॉपर्टीज बाद। तक रखते हैं। मैं आगे हाँ बोल देता हूँ इसमें अभी वापस जाके, या इसी के आगे इसमें कंटिन्यू कर लेंगे यार। ये 20 मिनट की बन गई होगी। हाँ, ज्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यार ये इसका मुझे ना संडे तक इसका कुछ लैग का जुगाड़ बता दे यार, ये बहुत लैग है। करता हूँ मैं भाई, इसका करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूँ एक तो तो लिखना तो इसको आसान दोबारा है से जब। डाउनलोड करना, इसको लैपटॉप में दोबारा से डाउनलोड करना, ये थोड़ा सा जो ऊपर नीचे वाला इश्यू आ रहा है ना, हाँ 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 हाँ। ये भी ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब मैं ये लगा ले कि जहाँ जो अभी इसमें स्लाइड में ऊपर दिख रहा है ना, वो मैं आईपैड में भी हम्म। और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है लिखने के लिए। इसको इस पे क्रॉस मार दो एक बार, इस वाली स्लाइड पे यहाँ पे, और फिर बैक स्लाइड पे चले जाओ, ठीक बड़ा है, सा इसको क्रॉस मैं, मार के। हाँ, ये क्रॉस मार हाँ, दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बैक यहाँ पे जो भी कंक्लूजन है ना वो कर दो ठीक है, इसका। तो अभी जैसे हमने ये वेक्टर्स के बारे में देखा, एंड इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके देर आर फ्यू थिंग्स जो हम इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि कौन सा चार्ज रखा हुआ है, किस प्रकार का चार्ज। विल कवर इट आगे आने वाले लेक्चर्स में, यहाँ पर वास्को पे विल बी कवरिंग इट ऑल्सो। मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको आज की क्लास में आपको बोला था कि हम ये वाले मॉड्यूल में या फिर अभी के वाले स्ट्रेच में क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें अभी वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है इसमें। विल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस के लिए, नेगेटिव चार्जेस के लिए। दो चार्जेस जब एक साथ रख दिए जाएंगे, वरना चार्ज इज प्लेस्ड किसी कंडक्टर के सामने अगर चार्ज रख देंगे, एंड आई थिंक ये इतना बहुत होगा। ऑल्सो विल सी कि टेंजेंशियल ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है अगर हम फील्ड लाइन बना देंगे एट अ पॉइंट। और वी विल ये सब दिस पार्ट जो अब तक मैंने बोला कि टेंजेंशियल होना चाहिए, इसके बाद विल ऑल्सो रीड इसमें एक और चीज की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। आगे आने वाली क्लास में विल सी कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री इज नोन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट अ पॉइंट बताना कितना आसान हो जाता है। देन विल सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका अगर हमें इक्वेशन ऑफ फील्ड बनाना है तो, एंड देन वी विल सी टू इवॉल्व डेरिवेशंस, और उसके टू इवॉल्व डेरिवेशन जो पॉइंट 8 एंड 9 है। एंड दीज इवॉल्व डेरिवेशंस के बाद इसका एक एक एप्लीकेशन देख के विल गो टू गॉस। ठीक है, गॉस लॉ हम इसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। गॉस लॉ को भी हम विल स्टडी इन सच अ वे कि हमें मगअप नहीं करना है। वी डोंट हैव टू मगअप की स्फेरिकल ज्योमेट्री है तो कितना पढ़ना है, स्ट्रेट है तो कितना करना है। विल मेक एक जनरल फॉर्मूला एंड विल बिल्ड ऑन दैट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।